किया गया है। थोड़ी सी क्या है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है बस, और तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस केवल थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है और कोई अंतर नहीं है। अभी तक ये जो लेसन था 4 लेसन्स में खत्म हो रहा था, लेकिन इस बार एनसीईआरटी में एक ही मात्र लेसन दिया गया, इसमें खत्म हो जाएगा। तो आप देखो, इसमें आज अपन देखेंगे पार्ट 2 है, आपके जो लेसन नंबर 2 है, चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। इसमें अपन कुछ के पार्ट 2 में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें हम पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक अपना है 2.2.1, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इस पे हम बात करते हैं आगे। देखो आप, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। तो सबसे पहले जो कल अपन ने बात करी थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल अपन ने पुष्प के बारे में पढ़ा था कि पुष्प क्या है, कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है भाई। पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। देखिए पहले का टॉपिक 11 का, से मैंने पहले ही लिख के आपको बता दें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पिछले 11th में हमने पढ़ लिया था कि जो परागकोश होता है, उस परागकोश में कितने भाग होते हैं, ठीक है ना। पहले परागकोश देखो, दो चीजों में एक बात पहले मैं आपको अंतर समझा दूं। एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड में थोड़ा सा ये अंतर है कि यहाँ पर लिखा हुआ है परागकोश, इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे बच्चे पिछले साल भी। परागकोश एक शब्द तो ये लिखा हुआ है परागकोश, एक शब्द और लिखता हूं मैं यहाँ पर, परागकोश, एक शब्द ये लिख रहा हूं यहाँ पर। दोनों में श का अंतर है, इसका अंतर है श का, यहाँ श शलजम वाला है, यहाँ श श्रोता वाला है। ये क्या होता है, परागकोश तो किसको कहेंगे, जैसे स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा ही परागकोश है। इधर भी देखो ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये परागकोश है। अब परागकोश के अंदर 4 परागकोश होते हैं, ये वाले, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, अभी आप समझाऊंगा बाद में आपको। इसके अलावा एक और होता है, एक होता है भ्रूण कोश और एक होता है भ्रूण कोश, उसकी नंबर आएगा जब अपन बात करेंगे। तो दोनों शब्दों को ध्यान रखना, ये दोनों ही शब्द क्या है, अलग अलग है भाई, ये दोनों शब्द एक नहीं है। परागकोश के अंदर परागकोश होता है, शलजम वाला होता है। राजस्थान बोर्ड की किताब में दोनों को स लिख रखा है, ये वाला श और ये वाला श, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के अनुसार याद रखो, परागकोश, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर पोलन सेट। क्या बोलते हैं, पोलन सेट इंग्लिश में। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, इंग्लिश में पता चल गया। देखो इसको एंथर कहेंगे, उसको पोलन सेट कहेंगे। तो पहले इन दोनों चीजों में अंतर याद रखो कि ये क्या क्या चीजें हैं, और आराम से हर चीज को पढ़ो। एक एक नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अभी मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प होता है, उस पुष्प में 2 प्रकार के चक्र होते हैं, एक तो होता है बाह्य दल, एक होता है दल। ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों स्टेराइल होते हैं, अर्थात बंधे उत्कों से बने होते हैं। बंधे जानते हो, जो जनन नहीं कर सकते हो, ऐसी कोशिकाएं जो जनन नहीं करती हो, उन कोशिकाओं को, या विभाजन नहीं करती हो, उनको अपन स्टेराइल बोलेंगे। दूसरी चीज, दूसरी तरफ हमने देखा कि एक तो होता है परागकोश, सॉरी पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर, या इसको बोल सकते हो पुमंग, या इसको बोल सकते हो जायांग, ठीक है ना। हर चीज में नाम बहुत सारे हैं, कंफ्यूजिंग है नाम, इसलिए नाम इंग्लिश में भी याद रखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन याद रखें, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब मैंने कल आपको ये बताया था कि जो स्त्री केसर होता है और पुंकेसर होता है, ये पुष्प के कौन से चक्र है, ये पुष्प के जनन चक्र है, ये पुष्प के आवश्यक चक्र है। बात समझना, ये पुष्प के आवश्यक चक्र है, इनके बिना पुष्प का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, याद रख लेना। इनके बिना आवश्यक चक्र यानी एंथर और, ठीक है ना, यहाँ पर जायांग और पुमंग के बिना पुष्प का कोई अस्तित्व नहीं होता, इस चीज को याद रखना। फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बोला था कि जो ये पुष्प होता है पूरा का पूरा फ्लावर होता है, क्या सारे फ्लावर में मैंने बताया था 2 चक्र, 2 चीजें तो ऐसी
जो कैसी होती है, बंधे होती है, स्टेराइल होती है, अर्थात वो जनन में भाग नहीं लेती, युग्मक निर्माण में भाग नहीं लेती। इसके अलावा मैंने बोल दिया कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जननक्षम होते हैं, फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब जो जनन करने योग्य हो, जो युग्मक बनाने योग्य हो, जिनसे नया पौधा बन सकता हो, वो उसमें होता है। परंतु वहां पर भी एक जगह ऐसी है, ध्यान देना, पुंकेसर में भी एक जगह ऐसी है, एक दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि जननक्षम नहीं होते हैं, जिनसे दूसरी कोशिकाएं नहीं बनती है। वो जैसी एक बार बन गई वो वैसी ही रहती है। क्या आपने कभी देखा कि किसी पौधे में कोई पुंकेसर है, वो इतना मोटा है तो क्या वो इतना हो जाएगा तने के जैसा? नहीं, उसमें सेल डिवीजन ही नहीं होता। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक प्रकार का जनन। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि लिखने योग्य बातें नहीं है, समझने योग्य बातें हैं, है ना। तो अब आप इस चीज को समझो, ठीक है ना। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि परागकोश क्या होता है, परागकोश क्या होता है। परागकोश तो होता है एंथर और परागकोश होता है पोलन सेक, अर्थात बीजाणुधानी भी कहते हैं, परागकुटी भी कहते हैं, स्पोरेंजिया भी कहते हैं, स्पोरेंजियम भी कहते हैं, और भी कई सारे 8-10 नाम हो जाते हैं भाई, कई सारे नाम हो जाते हैं। मैं सारे नाम आपको एक एक करके, इनका जब फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, आंतरिक संरचना आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। तो बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से समझना इधर, अब आ जाओ आप इधर। अपन ने जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, देखो हमने यहाँ पर टॉपिक डाल रखा है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। तो सबसे पहले आइए हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक है पुंकेसर। ये नर प्रजनन अंग होता है। कैसा अंग होता है भाई? ये नर प्रजनन अंग होता है और इसके दो भाग हैं। अब अभी चित्रा भी पढ़ रही है पिछले साल 12th में, है ना, तो उसको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में 3 प्रकार बता रखे हैं भाई, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो इसमें 3 भाग होते हैं, 3 भाग दे रखे हैं राजस्थान बोर्ड ने, है ना, और एनसीईआरटी ने दे रखे हैं 2 भाग। एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई 2 ही भाग होते हैं, भूतंतु, है ना। कौन से भाग होते हैं? भूतंतु और परागकोश। लेकिन यहाँ पर योजी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। योजी के बारे में फाइनल ईयर जैसे बीएससी वगैरह करते हैं वहां बताया जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो राजस्थान बोर्ड का पिछली बार का जो कोर्स था वो बीएससी फाइनल ईयर का कोर्स है, लगभग 50% बीएससी फाइनल ईयर है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो वहां अब आपको ये याद रखना है, भूल जाना है उसको कि 12th में क्या पढ़ा था। अब वो आपके नीट में कोई काम नहीं आने वाला, आएगा लेकिन डिटेल से आएगा, लेकिन जो कुछ चीजें एनसीईआरटी ने मान रखी वही राइट होगी। आपसे पूछ लिया गया कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दुनिया का बच्चा बच्चा यानी जो अंडा भी होता है ना, वो भी इसका उत्तर दे सकता है ना। तो तंतु, परागकोश। तो यहाँ योजी के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो क्या है। तो देखो वो इसलिए नहीं बताया कि ये क्या करती है, एनसीईआरटी वाले ये मानते हैं कि जो पुंकेसर होता है पूरा का पूरा जननक्षम होता है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन लिख भी रखा है यहाँ पर, देखो अब पुंकेसर के 2 भाग होते हैं भाई। एक तो होता है देखो पुतंतु, ये दिख रहा है, ये लंबा सा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये पूरा स्ट्रक्चर होता है पुतंतु। और ये जो पुतंतु होता है ना, ये पुतंतु और परागकोश के बीच में एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को ही योजी कहा जाता है। अर्थात ऐसे होता है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास परागकोश है पूरा का पूरा। अब आप देखोगे इस परागकोश में आपको एक भाग तो ये दिखाई दे रहा है, एक भाग ये दिखाई दे रहा है, 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों भागों को मैं किसी न किसी चीज से जोड़ तो रहा हूं। तो जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को ही हम योजी कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। आई बात समझ में? चलो, वो तंतु या फिलामेंट लंबी पतली डंठल जैसी संरचना होती है, लंबी पतली डंठल जैसी संरचना होती है। आगे बात समझ में? यह बंधे ऊतकों से बना होता है, ठीक है। सबसे खास बात याद रखना, ये बंधे ऊतकों से बना होता है। उत तंतु की बात कर रहा हूं मैं, पूरे के पूरे पुंकेसर की बात नहीं कर रहा। मैं केवल आपसे यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ?
मैं केवल पुत तंतु की बात कर रहा हूँ अपने कोर्स में, लेकिन मैंने लिख दिया OGB राजस्थान बोर्ड का भी लिखा है, क्योंकि जो पराग कोश होता है, पराग कोश है ना, 2 पालियों में बटा होता है। आगे इसके बारे में भी देखेंगे पूरा उसी के बारे में। ये 2 पालियों में बटा होता है। 2 पालियां मतलब होती है 2 प्रकार, जैसे ये दो पालियां में बटा हुआ है, और 2 पालियों के अलावा इसमें एक कोष्टक तो यहाँ, एक कोष्टक यहाँ, इसमें भी एक कोष्टक यहाँ, एक कोष्टक यहाँ। तो कितने कोष्ट हो गए भाई, बोलो 4 कोष्ट। कितने कोष्ट हो गए, 4 कोष्ट, है ना। बात को समझना, ये बंदे उत्कों से बना होता है। पहले इस लंबे लंबे फिलामेंट में, किसी की बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पर ध्यान दें। मैं तंतु की बात कर रहा हूँ, फिलामेंट की बात कर रहा हूँ, एक धागे जैसी रचना की बात कर रहा हूँ। लंबी पतली डंठल जैसी या धागे जैसे भी बोल सकते हैं रचना होती है। ये बंधे उत्कों से बना होता है। बंधे उत्कों का मतलब इसमें आगे डिवीजन नहीं होता है, भाई सेल डिवीजन का अभाव होता है। तो नीट में प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से कि परागकोश का ऐसा स्ट्रक्चर बताओ, ऐसी संरचना बताओ जिसमें सेल डिवीजन का अभाव होता है, या जिसके उत्तक बंधे होते हैं। डायरेक्ट तो बोलेगा ही नहीं, जो जन्म क्रिया में भाग नहीं लेता तो ये नहीं लेता भाई। फिर इसका अंतिम चौर पुष्प दल या पुष्पासन से जुड़ा होता है। देखा ना आपने, ये डायग्राम देखा होगा आपने इस तरीके, ये पुष्पासन है और यहाँ से ये निकलते हैं दल, इधर से क्या निकलते हैं, दल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होती है आपकी वर्तिकाग्र, और यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं इसके पुंकेसर। और पुंकेसर जुड़े किससे होते हैं, देखो ये अगर ये पुष्पासन से जुड़े हुए, देखो ये पुंकेसर जो है इसका ये पुतंतु है। ये भाग कौन सा है, पुतंतु। देखो ये वाला भाग कौन सा है, पुतंतु। ये किससे जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। अब आप इस चीज को समझोगे, मैंने एक शब्द और लिखा है पुष्प दल से। 11th में आपने पढ़ा होगा, 11th में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे जो पुंकेसर बताए गए थे, उस पुंकेसर में ये लिखा हुआ था दल लग्न पुंकेसर। याद रखो, याद करो 11th को, जाओ भूतकाल में पढ़ाया था ये तो पढ़ाया था जरूर, मुझे याद है कि जो पुंकेसर होते हैं अगर वो दलों से जुड़े हुए, मैंने यहाँ पुष्पासन से जोड़ा है ना, लेकिन मैं किससे जोड़ता हूँ, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो अगर मैं इसको इसके बजाय किससे जोड़ता हूँ, जो थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं इसके बजाय इस पुंकेसरों को दलों से जोड़ देता हूँ। किससे जोड़ देता हूँ, ये दलों से। मैं पुष्पासन से नहीं जोड़ रहा, मैं किससे जोड़ रहा हूँ, दलों से जोड़ देता हूँ। अगर मैं पुंकेसरों के पुतंतु को दलों से जोड़ देता हूँ तो ऐसे पुंकेसरों को कहा जाता है दल लग्न पुंकेसर। याद है कि नहीं ये बताओ, ये सर दो करो। दल लग्न पुंकेसर के बारे में याद है कि नहीं, जो दलों से लगे हुए हैं। अरे जो पंखुड़ियों से लगे होते हैं ना, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियों से लगे होते हैं, उन्हीं को दल लग्न कहते हैं। ये 2 तरह की चीजें हैं। तो ये पुतंतु लगा होता है ना, परागकोश नहीं लगा होता है। पुंकेसर की बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बताओ कोई डाउट रहा कि इसमें, ये बंधे उत्कों से बना होता है, यही बात याद रखना, और उसके बारे में आप अपनी सोच को बड़ा करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है या कुछ BSc नर्सिंग में कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किताब में लिखा हुआ है खत्म मामला, नहीं, किताब से ही कुछ खत्म नहीं हो जाता, किताब के अलावा आपको उसकी 10 किताब पढ़नी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो पुंकेसर नर प्रजनन अंग, इसके 2 भाग हैं, पुतंतु और परागकोश। लंबी पतली डंठल जैसी रचना होती है। देखो लंबी पतली डंठल जैसी रचना बता रखी है। और आपने ये भी पढ़ा था इससे विषमवर्ती कात्र वगैरह बहुत सारी चीजें। और ये पुंकेसर बहुत लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, अगले पार्ट में आएगा, है ना। इसका अंतिम छोर पुष्प दल या पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्प दल से जुड़ा हुआ तो दल लग्न पुंकेसर बोलेंगे, अगर पुष्पासन से जुड़ा हो तो नॉर्मल, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सामान्य स्ट्रक्चर। अब आ जाओ परागकोश की तरफ। परागकोश पे आ जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बताओ मुझे। छोटी सी संरचना है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। बताओ किसी को डाउट हो तो यस और नो। इसमें किसी को डाउट है क्या? याद हो जाएगा ना, बहुत सीधा सा है। बोलो भाई, हो जाएगा ना याद? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? हाँ चलो आगे। अब आ जाओ आगे की तरफ, है ना। और देखिए, हाँ सेजान, सुनील, यस, ठीक है, आगे बढ़ो। परागकोश की बात करता हूँ मैं, एंथर की बात कर रहा हूँ मैं। परागकोश में पोलन सेक की बात नहीं कर रहा मैं। किसकी बात कर रहा हूँ अभी? एंथर की बात कर रहा हूँ। अब एंथर के बारे में बात करते हैं। एंथर देखो आप, एंथर के अंदर अब एक और नाम बताऊं। देखो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है क्या, कहा गया ये लघु बीजाणु। इसको यहाँ पर है ना
लघु बीजाणुधानी बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और यहाँ पर एंथर लिखा हुआ है ना, तो इससे बोल देंगे इसके नाम एंथ्रीडियम। क्या बोल सकते हैं? एंथ्रीडियम भी कहते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश में इंटरेस्टेड रखते हैं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसको एंथ्रीडियम भी कहते हैं, अंदर इसको एंथर कहता है, और इसके अंदर बनने वाली जो पालियां उनको एंथ्रीडियम कहते हैं। चलो भाई, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पादपों का परागकोश द्विपालित होता है। एक आवर्तबीजी पादप एंजियोस्पर्म, क्या लिख रखा है पाठ का नाम? पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ अब हम जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते हैं, याद रखना, है ना। तो एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पादपों में परागकोश द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब दो पालियों में बटा हुआ। देखो आप यहाँ पर, अभी मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ सीधी सट ऐसे बीच में से, ये लाइन सब देखो, ये लाइन आपको दिखाई दे रही हो तो एक पाली तो इधर की, एक पाली इधर की। एक परागकोश क्या होता है? दो पालियों में बटा होता है। तो एक तो इधर की पाली और एक इधर की पाली। आप चाहो तो दाई बाई कर दो, है ना। ये कौन सी पाली, इसको कह दो कि भाई ये दाई पाली हो गई। कौन सी पाली हो गई? दाई पाली हो गई। और इसको कह दो कि ये बाई पाली हो गई। कौन सी पाली होगी? बाई पाली। और ये हो गया आपका पुतंतु, और बीच में क्या हो जाएगा? आपके योजी। ये बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है? योजी। अब आप इसको ध्यान से देखना, है ना, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ये देखो, ये परागकोश की प्रत्येक पाली, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, इधर वाली ये पाली, इधर वाली ये पाली, बीच में योजी। यहाँ देखो, एक तो ये पाली और एक ये दूसरी पाली, नंबर 1 और नंबर 2, ऐसे दो पालियां हो गई, है ना। सुन आ रही बात समझ में? परागकोश में दो पालियां हो गई, दाएं पाली बाएं पाली। अब पाली के अंदर क्या? पाली के अंदर क्या होता है? देखो, प्रत्येक पाली एक दूसरे से संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़ी रहती है। इस संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? योजी कहते हैं या कनेक्टिव कहते हैं। आए बात समझ में? इस संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? योजी कहते हैं या कनेक्टिव कहते हैं। अब प्रत्येक परागकोश, ये परागकोश है ना, इसकी पाली, प्रत्येक पाली को लघु बीजाणुधानी या फिर परागधानी कहते हैं। तो ध्यान देना, इसके अंदर तो माध्यम से जुड़े थे लघु बीजाणुधानी या फिर क्या कहते हैं, और लघु बीजाणुधानी आगे चल करके क्या बनाती है? परागपुटी बनाती है। ये स्ट्रक्चर है अपना, अच्छे से इस चीज को समझना, ठीक है ना। परागकोश में क्या होती है? चार, ऐसे अपनी किताब में दे रखी है कि परागकोश कैसी रचना होती है। परागकोश चार दिशीय रचना होती है, चारों दिशाओं में फैली हुई रचना होती है। ये एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि परागकोश कैसे होते हैं? त्रिकोणीय, द्विकोणीय, चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, अष्टकोणीय, ऐसे भी प्रश्न आएगा, लिखा हुआ है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुष्कोणीय। चार कोने होते हैं, एक ऐसा मकान है जिसमें चार कमरे होते हैं, ठीक है। प्रत्येक ठीक है ना, जो ठीक है। तो यहाँ पर परागकोश की प्रत्येक पाली को लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। तो इसके अंदर या पाली की जगह तो अपने हिसाब से सही कर लो, कुछ किताब में ऐसा लिखा हुआ है परागकोश की प्रत्येक पाली, है ना। इसको नहीं कहते लघु, प्रत्येक पाली को नहीं कहेंगे, प्रत्येक कोश। एक लाइन भी लिखी मैंने यहाँ पर, आपको लिख देंगे बाद में। यहाँ से ध्यान देना कि ये परागकोश से संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़ते, इसे योजी कहते हैं। अब परागकोश की प्रत्येक पाली, ठीक है ना, प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझना, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई। मैंने लिखा था कि यहाँ पर कहाँ पे, हाँ, दो कोष्ठ होते हैं तथा प्रत्येक पाली एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। कोष्ठ होते हैं और दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ? दो कोष्ठ। और प्रत्येक कोष्ठ को अपन इसको ऐसा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, है ना, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। इसको आपके सामने लिख देते हैं, पहले स्ट्रक्चर को समझो आप, है ना। इसको भी लिखेंगे, देखो सुनो, ये दाएं पाली और बाएं पाली। अब दाएं पाली बाएं पाली के बीच में क्या है? ये दो स्ट्रक्चर, देखो ये हमें नंबर लिख रहा हूँ, समझना इधर। मैं इसको मिटाऊं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है ना, ये क्या है?
1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 क्या है, यहाँ पर बता सकता है कोई कि 1 2 3 4 क्या है? इसका नाम बता सकता है कोई? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये कोष्ठ है। प्रत्येक पाली, पालियां कितनी है, एक इधर की एक इधर की, ये पूरी पाली है, ये पूरी पाली, ये इधर की भी पूरी पाली, 2 पालियां हो गई। अब पाली में 2 चीजें हैं, तो इस पाली की इस बीच वाली चीज को क्या कहते हैं, तुम्हें बताओ? ये दोनों ही चीजें जो है ना, ये दोनों ही, इधर वाली इधर वाली, चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है बीजाणुधानी या लघु बीजाणुधानी। है ना, ये लघु बीजाणुधानी हो गया। और लघु बीजाणुधानी के अंदर अब क्या क्या होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये लघु बीजाणुधानी होती है ना, और इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इसके अंदर भरे होते हैं भाई क्या, परागकण। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, परागकण। अभी हमने परागकणों के बारे में नहीं पढ़ा है ना, अभी परागकणों के बारे में नहीं पढ़ा है। तो प्रत्येक परागकोश जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, प्रत्येक परागकोश जो होता है वो 2 पालियों में बटा होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, कितने, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, और प्रत्येक पाली एक दूसरे से संयोजक से जुड़ी होती है। और यहाँ से अभी ये लिख सकते हैं अपन, आएगा नहीं पूरा, प्रत्येक पाली के एक कोष्ठ को, अपनी भाषा में लिखते हैं, प्रत्येक पाली के एक कोष्ठ को, प्रत्येक पाली के एक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, अब पूरे नाम लिख देता हूं मैं एक बार में ना, क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, या फिर दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुधानी के अलावा क्या बोलते हैं इसको, परागपुट लघु बीजाणुधानी या परागधानी। ठीक है, मैंने थोड़ा सही कर दिया, पहले थोड़ी अलग लैंग्वेज लिखी हुई थी, अब सीधी सिंपल बात है, प्रत्येक पाली के एक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस प्रकार से कितने होते हैं, इस प्रकार, ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार एक परागकोश में, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है, 4 लघु बीजाणुधानियां होती है, जिनमें परागकण भरे रहते हैं। अब लैंग्वेज मैंने थोड़ी और सीधी कर दिया आप लोगों के लिए, देखिए आ गई बात समझ में। आवाज नहीं आ रही है, जिसको भी आवाज नहीं आए ना, वो क्या करे, अब जैसे फटाफट उसको बंद करके और क्लास को तुरंत चालू कर ले, इसमें सही रहता है। थोड़ी सी मिस्टेक तो आती है, लेकिन फिर भी अपन देखो गूगल मीट वगैरह पे भी होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, टीचर को बार बार वहां जाना पड़ता है, फिर बच्चा आ गया, फिर ये करना पड़ता है, इसलिए ये है। तो ये आपका ये है परागकोश के बारे में डिटेल से है। और परागकोश में और भी चीजें हैं, कई सारी चीजें। परागकोश है ना, जहाँ बहुत लंबी रचना होती है, भैया आप सोच रहे हो कि ये ऐसी गोल गोल नहीं होती, ऐसे लंबी लंबी होती है। जैसे आप कोई 4 गिलास को क्या करो, एक साथ बांध दो, 4 गिलास को एक साथ बांध दो, और 2 गिलास एक पाली को बताएंगे, और दूसरे 2 गिलास दूसरी पाली को बताएंगे। चारों को एक साथ बोलोगे, चारों को तो क्या बोलेंगे, परागकोश, शलजम वाला, है ना। 2 को बोलोगे तो पाली बोलोगे, अकेले गिलास को बोलोगे, अर्थात इसको, ये अकेली संरचना को बोलोगे तो परागपुटी कहेंगे। क्या कहेंगे, परागपुटी कहेंगे। एक लाइन और लिखनी थी मुझे, यहाँ पर जगह दिख रही है तो मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है ना। वो एक लाइन में और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले आप सोच लीजिए, पूरा कंप्लीट है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ एक और है देखो, मालवेसी कुल। कौन सा है, मालवेसी कुल।
मालवेसी कुल जो होता है ना, मालवेसी कुल, यहाँ पे नहीं दे रखा राजस्थान बोर्ड में, फिर भी याद दिला दो, आ सकता है कभी। उसमें लिखा हुआ है कि जो मालवेसी कुल होता है ना, उसमें एक ही पाली होती है। अब एक पाली होने का मतलब क्या है बताओ? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मालवेसी कुल का उदाहरण दे। मालवेसी कुल, अब मालवेसी कुल में कौन आता है, बता सकता है कोई? मालवेसी कुल में आती है भिंडी। कौन आती है? एक तो भिंडी आती है और एक आती है कपास। ये कपास और भिंडी में दो ही पालियां होती है, मतलब सॉरी एक ही पाली होती है। अब एक पाली में बताओ आप, भिंडी जो था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भिंडी के अंदर कितनी परागधानियां होगी या कितने बीजाणुधानियां होगी? बताओ भाई, भिंडी के अंदर कितनी बीजाणुधानियां होगी? बताओ भाई, एक पाली होती है उसमें। बता दो, सिंपल सा आंसर है, दे सकते हो आंसर? बोलो बोलो। आधे के दिया ही जवाब। चार, चार जवाब दे रहे हो? हाँ, चार जवाब दे रहे हो आप, गजब कर रहे हो। अभी मैंने आपको बोला है, चार कैसे जवाब दे रहे हो भाई? गलत है चार जवाब, सही जवाब दो भाई। ऐसे कैसे चलेगा काम? अभी बोल रहा हूँ मैं तो गणित आ जाएगी। ऐसा सवाल पूछ लिया नीट में तो क्या करोगे? कि पांच पराग पूछ सकता है कि पांच पराग कोष कितने परागधानियों को बनाएंगे? हाँ, दो। एक पाली में दो ही तो होंगे ना भाई, एक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां होगी, दो पाली में चार होगी, दो से गुणा कर दो, डबल कर दो आप तो, है ना? इस तरीके से याद रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाओ। अभी भी समझाया फिर भी याद नहीं है। परागकण बनते हैं। अब लघु बीजाणुधानी क्या हो जाती है आगे जाकर के, इसके बारे में बात करते हैं। लघु बीजाणुधानी, ये तो चार है ना, इसके बाद लिख रहा हूं मैं लघु बीजाणुधानी आगे चलकर। एक लाइन और लिखनी है मुझे, लघु बीजाणुधानी आगे चलकर, आगे चलकर पराग कुटी बनाती है। क्या बनाती है? आगे चल करके पराग कुटी। मतलब कैसे? लघु बीजाणुधानी को पराग, इसको तो परागपुट कहते हैं। ये परागपुटी मतलब ये पूरे के पूरे पराग कणों को अपने अंदर क्या कर लेती है? बंद कर लेती है टसाटस। जैसे ही क्या होगा, इनकी परिस्थितियां आएगी, धूप पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, उस टाइम पे एकदम से ये पराग कण इनमें से बाहर निकलेगी और बाहर निकल करके इसी पुष्प पे गिर जाएंगे। तो क्या कहेंगे इसको? स्वपरागण कहेंगे, ठीक है ना? दूसरे पे गिर जाएंगे जाकर के अपने ही पौधे के, तब भी स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे पौधे पे जाके गिर जाए, यहाँ से उड़ के किसी पक्षी के माध्यम से, तो उसको बोलेंगे परपरागण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट से आपको लिखने हैं अभी, है ना? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये ऐसा कैसा लिखना है भाई, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे लिख लो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आप एक बात को समझना, जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेजे ना, वो भी आपको लिखने हैं। और उनमें से जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आए, वैसे मैं टाइम मिलते हैं उनको भी मैं यूट्यूब पे उसका वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि उसका टाइम, यहाँ क्लास लेंगे तो लिख नहीं पाते, उसका मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा स्क्रीन से, स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो वो आपको मिल जाएगा। और उसके प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझाने की। ऐसे पाठ तो पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, अब वो क्वेश्चन आंसर जो है थोड़े अटपटे से है, कुछ अटपटे से ही है, सीधे सीधे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सीधे सीधे में कोई ये समस्या नहीं आती। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन। पराग हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पुंकेसर पढ़ लिया हमने। अब लघु बीजाणुधानी का नंबर, किसका नंबर है? लघु बीजाणुधानी का। ये पुंकेसर ही पढ़ा है भी अपन ने। अभी हमारा अगला नंबर किसका आएगा? लघु बीजाणुधानी का। फिर अगला नंबर किसका आएगा? परागकण का। अब लघु बीजाणुधानी को परागकोश भी कहते हैं राजस्थान बोर्ड के अनुसार, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? इसको मिटा देते हैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, इसको बाहर निकालूंगा यहाँ से, है ना? इस चीज को बाहर निकालूंगा यहाँ से, है ना?
अभी भी किसी को डाउट हो तो बोल देना कि लघु बीजाणुधानी कहाँ होती है। हाँ, अभी भी किसी को डाउट हो तो ये बता सकता है कि लघु बीजाणुधानी कहाँ होती है। लघु लघु बीजाणुधानी परागकोश में होती है, परागकोश की पाली में होती है ना, इस तरीके से, है ना, है ना। तो डाउट मत रखो, है ना, शक की निगाह से मत देखो, है ना, इस तरीके से। अब आ जाते हैं अपन लघु बीजाणुधानी की तरफ। पहले लघु बीजाणुधानी की सामान्य बात करते हैं, ठीक है। देखो आप, ये लघु बीजाणुधानी की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ से मैं स्ट्रक्चर को और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आने लायक कर देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा था स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले, है ना, थोड़ी देर पहले कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने देखा था, है ना। अभी हमने पढ़ा था इस तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर वही है, भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा उसको हमने देखा। अब इसके अंदर देखो, ये तो पूरा ही क्या है, अभी अब देखना, इधर आधा भाग तो एक पाली, इधर का दूसरी पाली, पाली के बीच में क्या, पाली के बीच में क्या होती है, पाली के बीच में होती है लघु बीजाणुधानी। इस पाली के बीच में क्या होती है, लघु बीजाणुधानी। सुनना मेरी बात को, इस पाली के बीच में क्या होती है, इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी, है ना। स्ट्रक्चर को समझना। लघु बीजाणुधानी के दूसरा नाम क्या है, या इसको बोलेंगे पराग, परागधानी, परागधानी, ठीक है। इसको बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजियम, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, है ना। इसी को बोलेंगे पोलन सेक। इतने सारे नाम है भाई, इतने सारे नाम है इसको। लघु बीजाणुधानी, पराग रहते हैं तो परागधानी, लघु बीजाणु रहते हैं तो लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथ्रीडिया, है ना, और पोलन सेक। हिंदी में एक और नाम था परागकोश, परागकोश, जिसमें पराग कण रहते हो उसको परागकोश कहेंगे, ऐसे ये है। आगे और बताओ तो पराग कुटी, पराग कुटी भी इसी को कहते हैं। तो इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए आपके सामने, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए, चाहे पराग कुटी आ जाए, चाहे परागकोश, चाहे लघु बीजाणुधानी, चाहे परागधानी, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथ्रीडियम और पोलन से, इनमें से कोई सा भी एक नाम आ जाए तो वो ये स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में। तो कभी घबराना मत, ऐसा नाम आ जाए आपके सामने तो उसमें आप बिल्कुल घबराना नहीं। जब इसका हम अनुप्रस्थ काटेंगे, ऐसे काटेंगे इसको, जैसे ही क्लास लगेगी आपको माइक्रोस्कोप से मैं जो बड़ा सा पोलन, बड़ा सा परागकोश काट के आपको दिखाऊंगा, दोनों ही काट आपको बताऊंगा काट करके। अपने पास माइक्रो स्कोप में इसको देखेंगे तो आपको ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इस स्ट्रक्चर को अपन वैसे अभी पूरा वर्णन करेंगे अच्छी तरीके से, पहले आप समझ लो इसके बारे में। ये परागकुटी, परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथ्रीडियम और पोलन से। अब एक और चीज सुनो, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, है ना, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, मैंने बताया था एक तो होती है स्पोरोफिल। क्या होती है, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल का मतलब जिसपे स्पोर लगते हो, है ना। अब एक तो होती है स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल भी कितने प्रकार की होती है, ये होती है दो प्रकार की। एक तो होती है मेगा स्पोरोफिल, अब थोड़ा सा मैं आगे ले जा रहा हूं आपको, मेगा स्पोरोफिल। एक होती है माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल, ये भी आप समझो पहले। मेगा स्पोरोफिल का मतलब ये किससे संबंधित है, जायांग से संबंधित है। माइक्रो स्पोरोफिल किससे संबंधित है, पराग कणों से संबंधित है। तो दोनों शब्द भी याद रखना, स्पोरोफिल। और अपन जानते हैं कि जो पादप होता है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। वो भूल जाओ आप, पेड़ कहते हैं, पौधा कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर ही ये स्पोर बनने वाली स्ट्रक्चर लगते हैं, इनको स्पोरोफिल कहते हैं।
आपको पता है 2 प्रकार की पत्तियां बनती है ना, पौधों के अंदर 2 प्रकार की पत्तियां बनती है। एक पत्ती तो स्पोरोफिल कहलाती है जो स्पोर बनाती है, एक पत्ती नॉर्मल पत्ती होती है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, उसको सामान्य पत्ती कहेंगे, उसको ओनली फिल कहेंगे, है ना। इसको समझना। अब आ जाओ यहाँ पे वापस। अब मैं इस जगह आ जाता हूँ वापस और आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए आपको सामान्य जानकारी दूंगा, कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर देखो आप लोग कि ये जो परागधानी, मैं एक ही नाम ले लेता हूँ, चलो एक ही नाम लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ लघु बीजाणुधानी। चलो लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं, इंग्लिश में माइक्रोस्पोर एंजाइम की बात करते हैं। तो लघु बीजाणुधानी क्या होती है, 2 भागों में बटी होती है भाई। कितने भागों में बटी होती है, इसके 2 भाग होते हैं। एक लघु बीजाणुधानी होती है ना, इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है ना, उस पहले भाग को कहते हैं अपन क्या, पहले भाग को कहते हैं परागभित्ति, परागधानी भित्ति, परागधानी भित्ति बोलते हैं। थोड़ा नया नया सा है ये, परागधानी भित्ति बोलते हैं। और परागधानी भित्ति को हम क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी की भित्ति भी कह सकते हो, है ना। पराग कुटी की भित्ति भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप लोग इसको, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब इसको मैं आगे निकाल के भी बताऊंगा आप लोगों को, स्ट्रक्चर इसका आगे भी आएगा। देखो सुनना, परागधानी भित्ति में बटी होती है और होती है एक यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर होता है बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। तो परागधानी भित्ति और बीजाणुजन ऊतक, ये कहाँ होते हैं इसमें, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर। अभी मैं 1-2 ही बनाई मैंने, यहाँ पर पूरी नहीं बनाई, आप लोगों को पूरी बना के बता देता हूँ, है ना। इसको पूरी बना के देख लेना आप लोग। इसमें 2-3 स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर के ऊपर अपन बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ पर कितनी होगी, 2 हो गई, 3 4 5, 2 होगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 3 4 और ये 5, है ना। अभी पूरी तो नहीं बना रहा हूं मैं यहाँ पे अभी फिलहाल। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये और ये इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये यहाँ से देखो, ये पूरी भित्ति का 1 2 3 4 5 जो आपको दिखाई दे रही है वाल, 5 नहीं होती वाल, 4 ही होती है वैसे। ये अंदर की मैंने डबल कर रखी है वैसे, ये डबल यहाँ से, है ना। तो आप इस चीज को समझना कि जो इधर ये अंदर की बात नहीं कर रहा, जो ये पूरा ही भाग इन गोलों को छोड़ करके, भीतर वाले गोलों को छोड़ करके, ये बना रखा है मैंने, इनको छोड़ करके बाकी सारा भाग क्या कहलाता है, परागधानी भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, परागधानी भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, परागधानी भित्ति। और ये बीच वाला भाग कहलाता है बीजाणुजन ऊतक। क्या कहलाता है, बीजाणुजन ऊतक, या इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब आप देखोगे यहाँ पर आगे कि जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये 4 भित्तियां होती है एक परागकोश में। कितनी भित्तियां होती है, 4। परागधानी की जो भित्ति होती है इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 भाग में सबसे बाहर वाला जो भाग होता है ना, सबसे बाहर वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, अंतस्त्वचा। इसको राजस्थान बोर्ड में बाह्य त्वचा भी बोल रखा है, बाह्य त्वचा भी बोल रखा है, और अपनी किताब में अंतस्त्वचा भी बोल रखा है, अंतस्त्वचा। अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोडर्मिस। इंग्लिश में याद रख लो, सबसे बड़ा काम है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। जो भित्ति होती है परागधानी की, पहली भित्ति होती है, यानी 4 भित्तियां होती है भाई, याद रखना। कितनी भित्तियां होती है, 4 भित्तियां होती है। कितनी भित्तियां होती है, 4 भित्तियां होती है। बाह्य त्वचा होती है, ठीक है ना, बाह्य त्वचा होती है। और इसके बाद दूसरी जो भित्ति होती है, दूसरी वाल की बात करता हूँ मैं भी, कल फिर समझेंगे इसको। दूसरी वाल जो यहाँ वाली होती है, चलो इसको नाम देता हूँ, ये वाली तो होती है बाह्य त्वचा। इसके अंदर वाली ये वाली होती है कौन सी, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थीसियम बोल दो, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, या फिर इसको कहते हैं एंडोथीसियम। क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। इसको एंडोथीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आती है एंडोथीसियम कहते हैं। और एंडोथीसियम के बाद एक होती है मध्य परते। कौन सी होती है, मध्य परते। और चौथी होती है टेपिटम।
तो ये हो गई परागधानी की भित्तियां। परागधानी के जो भित्तियां है हमारे पास, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, सॉरी अंतस्त्वचा के अंतस्थिसियम, मध्य परते और टेपिटम। तो परागधानी की भित्ति होती है बेटा कितने भागों में बटी होती है? 4 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 4 भागों में बटी होती है। 4 भागों में बटी होती है। सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा, उसके नीचे वाली अंतस्त्वचा, उसके नीचे वाली मध्य परतें, जो यहाँ मैंने बनाने रखी ये वाली मध्य परतें, और आखिर में ये जो होती है ना ये वाली, इसको कहते हैं टेपिटम। तो एक पराग कोश जो होता है, इस पराग कोश के अंदर ये जो अंदर का भाग होता है, अभी इस अंदर के भाग को तो मैंने बताया नहीं, इस अंदर के भाग को कहते क्या है? इस अंदर के भाग को कहते हैं, मैं कहा लिखो इसको हटा देता हूँ। हाँ चलो, ये जो अंदर का भाग होता है, इस अंदर के भाग में बहुत सारे ऊतक होते हैं। इन ऊतक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीजाणुजन ऊतक। बीजाणु जन ऊतक, ये लिख दिया मैंने, सॉरी। इनको क्या बोलते हैं? बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसके अंदर ये जो टिश्यू होता है ना, इस टिश्यू के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, बताओ किसी को याद हो तो। बीजाणुजन जो ऊतक होता है ना, इस बीजाणुजन ऊतक के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? किसी को याद हो तो बताओ। ठीक है, किसी को याद हो तो बताओ भाई, बीजाणुजन ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? चलो मैं बता दूं, उनको बोलते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं। या फिर अपनी एनसीईआरटी में तो भी पता नहीं क्या देगा, लेकिन राजस्थान बोर्ड का तो मैं बता दूं, उसमें लिखा हुआ है पराग मात्र कोशिका। हाँ, पराग मात्र कोशिका। उसको क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका। याद रखना उसको, पराग मात्र कोशिका कहते हैं। आगे भी हम बात कर लेंगे इसके लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और भी इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कल अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके कल काम आएगा। ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए, लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।